हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने जेईई मेन अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी होगी। और बेटा मैं आपके साथ हूं। केमिस्ट्री में तो आप धुआं मचाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इससे लाभ उठाएंगे। आज की वीडियो मैंने उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है विद शॉर्ट ट्रिक। ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा आज जिसके बाद में आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आज के टॉपिकों में बेटा आपके जेईई मेन एग्ज़ाम में जो अप्रैल में होने जा रहा है सेकेंड टर्म, उसमें बेटा बहुत सारे MCQ आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी ज़रूर देखें, इससे आपको 100% लाभ होगा। आपके बहुत सारे MCQ यहीं से आने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारी वीडियो मेरी वायरल हो चुकी हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली, उसी कड़ी में आज मेरी ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। तो चलिए बेटा इसी कड़ी में हम ज़्यादा बात ना करते हुए हमारा पहला टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। हम किसी भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आराम से बता सकते हैं। इससे क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जेईई मेन एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक दी है। आज हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे सभी टॉपिक्स में, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली आर ऑफ टू टाइप, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? एटम और आयंस के केस में अगर हम जाएं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी अगर किसी एटम या आयंस की ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने Na, ओके, और हमने कहा Mg। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो हम सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। Na का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया 1s2 2s2 2p6 3s1, बिकॉज सोडियम कंटेन एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। उसका जब हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p6 3s1, हम लास्ट ऑर्बिटल को देखें तो लास्ट में 3s आ रहा है और 3s ऑर्बिटल में एक s सब सेल के अंदर, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो रहा है। अब आप जानते हैं हुंड के रूल के अकॉर्डिंग ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फुलफिल्ड होने के लिए, लेकिन यहाँ तो एक है। इसका मतलब ये अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है ना, अनपेयर्ड, यानी जो पेयर नहीं बना रहा है, जोड़े में नहीं है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको शो आउट कर रहा है वो हमारी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अभी हमने बताया कि ऐसा कोई भी एटम और आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो सोडियम इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? सोडियम कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्लियर? बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके। s ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पेयर्ड होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ डायामैग्नेटिक। देखो इससे पहले जितने भी सब सेल हैं ये कंप्लीटली फिल होते हैं तभी आगे वाले में जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को लास्ट का एक या लास्ट के 2 ऑर्बिटल को देखना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर पेयर्ड आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम कैसा होगा नेचर में? डायामैग्नेटिक। क्लियर बेटा? तो ये पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक।
ठीक है बच्चों। तो आपको मैग्नेटिक एटम के बारे में, अब मान के चलिए कोई आयन दे दिया आपको, लाइक ऐसे कोई आयन दे दिया, कोई भी आयन ले लेते हैं, मान चलिए हमने ले लिया सल्फर S डबल नेगेटिव। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। चलिए हम S डबल नेगेटिव या कोई मेटल ले लेते हैं, कोई मेटल लेते हैं, क्लियर। चलिए मेटल ले लेते हैं हम लोग, लाइक एस Fe डबल पॉजिटिव, क्लियर। Fe डबल पॉजिटिव हमें फाइंड करना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, क्लियर। लास्ट ऑर्बिटल देखिए 3d जा रहा है, तो 3d के अंदर d में 5 होते हैं, डी ऑर्बिट सबसेल कंटेन अ 5 ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को पहले क्लॉकवाइज भरेंगे उनके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ओके, अब हम देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड बचे हुए हैं, दिखाई दे रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंडिकेट क्या कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब Fe कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Fe कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पूरी बात समझ में आ गई बेटा। तो हम लोग एटम और आयंस को आसानी से इस ट्रिक से आसानी से बता सकते हो, क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में। अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से आसानी से बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। उसके लिए भी हमने एक ट्रिक दी है। अगर मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, समझ में आ रहा है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो डायमैग्नेटिक होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जेईई मेन एग्जाम के अंदर, क्लियर। तो ऑड इलेक्ट्रॉन और इवन इलेक्ट्रॉन हम लोग उसके कंप्लीट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग, उनके कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है B2 और O2, केवल ये 2 एक्सेप्शन छोड़ देना, क्योंकि इनमें इवन नंबर होते हुए भी, ठीक है, इवन नंबर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये 2 एक्सेप्शन केस मान लो, क्लियर। जबकि इवन नंबर होने पर डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ये दोनों इवन नंबर होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने कहा N2, ओके। अब आपसे पता करना है कि N2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो चलिए पता करते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस के साथ में ले लेते हैं। एक्सेप्शन केस हमारे पास है ही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं ऑर्डर इवन नंबर का, ठीक है। चलिए, तो N2 में N का कितना होता है, N का होता है 7। भाई हम लोग बनाएंगे तो N + N करते हैं ना, N का 7 होता है एटॉमिक नंबर, N का 7 होता है, क्लियर। तो 7 7 कितना हो गया, 14। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। इसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। चलिए, तो 7 और 7 14 हो रहे हैं। अब जो 14 आपका आ रहा है ये इवन नंबर है, और इवन नंबर अभी आपको बताया गया था कि इवन नंबर जो भी होगा वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसका मतलब N2 इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। पूरी बात समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। बात कर लेते हैं किसी और कंपाउंड की, लाइक हमने कहा O2 सिंगल नेगेटिव, ओके। आपसे पूछा जा रहा है कि ये पैरा है या डाई है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, दूसरे का भी 8 होगा, ठीक है।
माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्लस हो जाएगा इसके पास एक। टोटल हम लोग करें तो 17 बैठ रहा है, और जो 17 है वो ऑड नंबर है, और जो बेटा ऑड नंबर होता है वो कैसा होता है हमारा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो O2 नेगेटिव कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को अब आप नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल 100% आप उसको खींच दोगे। उसमें आपसे पैरा या डायामैग्नेटिक पूछता है, चाहे वो एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, किसी भी केस में बचेगा नहीं। ये दो एक्सेप्शन ध्यान रखना बस। B2 और O2 जो है इवन नंबर होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लें, सारी ट्रिक्स को नोट करते जाएं, और इनकी हेल्प से आप एग्ज़ाम में धुआं उड़ा दें। इसी कड़ी में बेटा मेरा दूसरा टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल लोगे। अगला जो है बेटा वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है और जरूर आएगा। अगला टॉपिक है बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फाइंड करना। आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उसमें वो सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्वांटिटी या नंबर्स पूछेगा आपसे। ठीक है, तब ऐसे केसेस में कैसे करोगे, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करें। उसमें आपको क्या करना है, उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग को शो आउट करना है, देखना है। ठीक है, अगर आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो समझ लो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो समझ लो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। और अगर आपके सामने एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो समझ लो एक सिग्मा और दो पाई है। फटाफट इस ट्रिक को नोट करना और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए देखिए, मान के चलिए आपसे बोला जा रहा है कि बेंजीन में C6H6 बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तब हम कैसे निकालेंगे कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। ओके, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बनाइएगा बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, जनरल स्ट्रक्चर है जो लगभग हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। क्लियर, ये आपका हाइड्रोजन होता है इस जगह पर, यहां इट्स अ हाइड्रोजन। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सिंगल बॉन्ड को काउंट करिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड देखें बेटा हम 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, चेक कर लें आप 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहां पर देखिए 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और 3 सिंगल बॉन्ड भी है। इसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, तो 6 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड 9 सिंगल बॉन्ड हो गए बेटा। तो हमने यहां पे लिख दिया 9 सिंगल बॉन्ड। क्लियर, 9 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बेटा एक सिग्मा दिखाता है तो 9 कितना दिखाएगा, 9 सिग्मा बॉन्ड दिखाएगा ये। क्लियर, अब यहां डबल बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। डबल बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है इसमें। चलिए 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप यहां पर आए अपने कॉन्सेप्ट पे। एक डबल बॉन्ड जो है एक सिग्मा और एक पाई दिखाता है, तो 3 डबल बॉन्ड क्या दिखाएंगे, 3 सिग्मा प्लस 3 पाई, यही दिखाएंगे ना। टोटल कर दें 3 2 3 9 12, 12 सिग्मा प्लस 3 पाई हो गया आंसर हमारा। यानी बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इस टॉपिक से सिग्मा और पाई बॉन्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देते हैं। लाइकेस हमने कहा इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक की मदद से इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं।
कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से शेप बनाइएगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होंगे। इसके बाद दूसरा कार्बन आ रहा है, उससे 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्डेड होगा, और उसके बाद एक हाइड्रोजन। बन गया स्ट्रक्चर। अब फिर वही कंडीशन, सिंगल बॉन्ड काउंट करो सबसे पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ओके बेटा, 6 आ रहा है, तो हमारे पास 6 सिंगल बॉन्ड। क्लियर? जब 6 सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या होगा, 6 सिग्मा होगा। ओके, डबल बॉन्ड कितना है बेटा, एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई होगा। टोटल कर दें तो 7 सिग्मा प्लस 1 पाई, यानी इथेनोइक एसिड के अंदर 7 सिग्मा प्लस 1 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जबकि बेंजीन में हमने इतने निकाले थे। तो हम आसानी से इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बात समझ में आ रही है बेटा? कभी कभी क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस दे दिए जाते हैं। लाइक एस हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा, एक स्ट्रक्चर और दिया गया, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको उसको भी दिक्कत नहीं आएगी कभी। मान के चलो बेंजीन की 2 रिंग को ऐसे जोड़ दिया और इसमें ये गोले मार दिए, हाइब्रिड शेप दे दी। अब बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड करने के लिए क्या करना है आपको, ये वाले जो बॉन्ड आपको फ्री स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन होगा, सेम पोजीशन यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। ओके, ये फ्री नहीं है, 2 रिंग जुड़ रही हैं, तो इसलिए यहां पर मत रखना। ठीक है, और आपको ये पता है कि इसके अंदर एक बेंजीन में 3 सिग्मा होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो काउंटिंग करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड एक यहाँ लग जाएगा, तो दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा इसमें हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे यहाँ पर हो जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्लियर? अब आप काउंटिंग कर लो, 4 और 4 8, 8 और 3 और 3 6। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बेटा? भाई 4 और 4 8, और 8 और 3 11, और 11 और 3 14, तो 14 तो सिग्मा हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए, 14 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड काउंट करने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए एक हकल ने रूल दिया है एरोमेटिसिटी के अंदर कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 4n प्लस 2 पाई। n क्या है, नंबर ऑफ रिंग। तो देखो रिंग कितना आ रहा है इसमें, 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बनता है, तो हमें तो पाई बॉन्ड निकालना है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने आ जाएंगे, पाई बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा हमने निकाल लिए, अब 5 पाई बॉन्ड आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये पता है पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो 5 डबल बॉन्ड आ गए। 5 डबल बॉन्ड में क्या होंगे, 5 तो सिग्मा होंगे प्लस 5 पाई बॉन्ड होंगे, टोटल कर देंगे 19 सिग्मा प्लस 5 पाई। तो इस शेप में हम ऐसे निकाल सकते हैं, और ये हकल रूल है, इसको आप नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की फाइंडिंग करते हैं किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर लगातार पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक दूंगा बेटा आज मैं आपको, जिससे कि आप जेईई मेन एग्जाम के सेकंड अटेम्प्ट में धुआं उड़ा दो और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करो। ठीक है,
इसी कड़ी में हमारा अगला जो आ रहा है वो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, वो भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ हाइब्रिडाइजेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और यहां से भी 100% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक देते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, चाहे एटम हो, चाहे कोई आयन हो, उन सब की हाइब्रिडाइजेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बस कुछ मत कीजिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। इसमें जो H की वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को फिर यहाँ देखें। अगर H की वैल्यू 2 आ रही है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आ रही है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा। ठीक है बेटा, 6 है तो sp3d2 होगा और 7 है तो sp3d2 होगा। ये वैल्यू आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को सम करने पर मिल जाएगी। अब इसको निकालते हैं, कोशिश करते हैं किस तरीके से आपको निकालना है। तो चलिए मान के चलिए हमने कोई मॉलिक्यूल दे दिया NH3, आपसे कहा गया NH3 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए NH3 के अंदर नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब हमें सीप नहीं बनानी है, मैं तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हाइड्रोजन के साथ ये 3 बॉन्ड बना देगा। शेप नहीं बनानी है बेटा, बार बार कह रहा हूँ, शेप नहीं बनानी है आपको अभी, ये आप रफली देख रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, एक लोन पेयर बच रहा है बेटा। देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। टोटल कितना हो गया, 4। H की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और 4 के लिए अभी हमने बताया है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमने कर दिया और उसकी वैल्यू आ रही है 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका मतलब NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। और चेक करते हैं, चलिए मान के चलिए हमने दे दिया ClF3। ओके, हमने क्या दे दिया, ClF3। अब आपसे कहा जा रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। सबसे पहले सेंट्रल एटम Cl। सेंट्रल एटम कौन से होते हैं, जिनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होती है इस मॉलिक्यूल के अंदर, जो क्वांटिटी में कम होते हैं। ठीक है, तो Cl1 है जबकि F की 3 है तो उसको सेंट्रल मान लो। फ्लोरीन अब से Cl जो हैलोजन है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 3 4 5 6। ओके बेटा, चलो 3 फ्लोरीन भी हैलोजन है, इसके भी 7 होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेगा, तो एक एक से 3 फ्लोरीन ऐड कर दो। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बेटा, 3। लोन पेयर काउंट करो, चेक करो। ठीक है, लोन पेयर देखो 7 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर ये बच गया और एक लोन पेयर ये बच गया, 4 बचेंगे नहीं बचेंगे, 2 लोन पेयर हो गए। 3 + 2 = 5, तो H की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब H की वैल्यू 5 अगर आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। इसका मतलब ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3d। पूरा बात समझ में आ रही है, अरे मजा आ रहा होगा। ट्रिक इतनी धुआंधार दे रहा हूँ, ट्रिक ऐसी धमाकेदार ट्रिक दे रहा हूँ बेटा आपको कि आप एग्ज़ाम में धुआं उड़ाते हुए आओगे। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, एग्ज़ाम देखते ही आप कहोगे सर मज़ा आ गया पेपर को तो करने पर। ठीक है बेटा, इससे आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को नहीं छोड़ सकते। चलिए हम लोग कुछ आयनिक बताते हैं, आयंस की भी आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। चेक करते हैं, चलो तो मान के चलिए हमने कहा NH4 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्लियर, तो सबसे पहले वही नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लियर, अब हाइड्रोजन के 4, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन जुड़ गए, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा, नॉर्मल चीजें आप जानते हो भाई, पॉजिटिव का मतलब होता है रिमूव करना। ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको बाहर फेंक देगा। जब बाहर फेंक देगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, अब इसके बॉन्ड पेयर काउंट करो, 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितना बेटा, 4। लॉन पेयर एक भी नहीं बचा इस पर, 0, तो टोटल कितना हो गया 4। और 4 के लिए अभी बताया था हमने
3। चेक कर लो, 4 के लिए क्या है हमारा sp3। तो बात समझ में आ रही है। आयंस का भी हम निकाल सकते हैं। चलो और देख लेते हैं, एक नेगेटिव आयंस का देखते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमने कहा CO3 डबल नेगेटिव। क्लियर। अब CO3 डबल नेगेटिव को हम लोग चेक करें तो बेटा कार्बन रखो पहले, कार्बन 1 2 3 4। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे यहाँ रख दो। अब ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड बना दो, 1 2 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो माइनस कर देगा, उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा दोगे आप। इसको कैसे दिखा दोगे? ऐसे डबल बॉन्ड हमने बना दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये नेगेटिव नेगेटिव दिखा देगा। क्लियर। तो ये चीज़ हमने ऐसे दिखा दी। अब इसमें बेटा बॉन्ड पेयर कितना है? 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड पेयर माना जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए ना। बिटवीन 2 एटम चाहे डबल बॉन्ड हो या सिंगल हो या ट्रिपल बॉन्ड, ओनली 1 बॉन्ड पेयर काउंट किया जाएगा। 1 बॉन्ड पेयर, सेकेंड और थर्ड, यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा? 3। लॉन पेयर इस पर कुछ भी नहीं बचा, 0। टोटल हो गए 3, और 3 के लिए क्या है हमारी? sp2, यानी CO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। आई होप समझ में आ रहा होगा। आयन का भी नहीं छोड़ोगे, एटम का भी नहीं छोड़ोगे। धमाकेदार ट्रिक दी है, आराम से निकाल लेना, कुछ नहीं करना है, बस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करते चले जाओ। ओके बेटा, चलो बात कर लेते हैं। अगर कोई हाइड्रोकार्बन आ जाए, फॉर हाइड्रोकार्बन, तो एनी हाइड्रोकार्बन के केस में हम लोग ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे और आसानी से निकालने लगेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, इस वाली ट्रिक को यूज कर ले। और अगर इसको भी ना करें तो इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं दोनों से दिखाऊंगा बेटा। पाई बॉन्ड जो होता है वो 0 होता है तो sp3 होगा। पाई बॉन्ड अगर 1 होता है तो sp2 होगा, और पाई बॉन्ड अगर 2 है तो sp होगा। पाई बॉन्ड बेटा बता दिया, डबल बॉन्ड में 1 होता है और सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे पाई बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान के चलिए हमने कहा C2H4, इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया हमने, और एक डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया। दोनों ट्रिक से बताएंगे हम आपको। ठीक है, हमने क्या कहा था, दोबारा देख लो। पाई बॉन्ड अगर 0 है तो sp3 होगा, पाई बॉन्ड अगर 1 है तो sp2 होगा, और पाई बॉन्ड अगर 2 है तो sp होगा। चेक कर लो, यहां पर पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड इस केस में 1 है, दोनों पर पाई बॉन्ड 1 है, और पाई बॉन्ड 1 होता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? sp2, यानी ये दोनों ही हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों कार्बन कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम अपने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की टेक्निक भी लगा सकते हैं यहां पर। ऐसा नहीं है, उससे भी होगा बेटा, इससे तो सब हो जाएगा। देखो बॉन्ड पेयर काउंट करो, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, और 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 तो इक्वल टू 3, और 3 के लिए बेटा क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन हमारी? sp2। वो भी निकाल सकते हो आप। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, मान के चलिए हमने कोई आयन दे दिया CO3 डबल नेगेटिव। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ऐसे हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस पे नेगेटिव हो गया। ओके, CO3 का, ये हमने किसका बनाना है? CO3 का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। इसके बॉन्ड पेयर काउंट करो, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर 0, मतलब 3, और 3 के लिए क्या होगा? sp2। आई होप समझ में आ गया होगा। चाहे आयन आ जाए, कोई हाइड्रोकार्बन आ जाए, सब में काम करेगी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और बेटा जेईई मेन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर मिलेगा आपका, 100% मिलता है हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप अप्लाई करें, इसका लाभ आपको 100% होगा। अभी तो बेटा मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक देने वाला हूं,
वीडियो को स्किप ना करें और आगे जरूर देखें और सारी चीज़ें नोट आउट करें। यहाँ से एमसीक्यू बोर्ड आपके, यहाँ से एमसीक्यू जितने भी हैं वो जेईई मेन अप्रैल के सेकंड अटेम्प्ट में जरूर आने वाले हैं। यहाँ से करने के बाद आपको कई सारे क्वेश्चंस इन टॉपिकों से जो आज मैंने कराए हैं जरूर मिलेंगे। तो इसी कड़ी में मेरा अगला टॉपिक आ रहा है बेटा, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता किया जाता है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम दे रहे हैं बेटा। याद रखना, जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे वो एटॉमिक नंबर 1 to 10 तक के एटॉमिक के लिए निकालते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसके लिए क्या होता है, जेड हमारा जो होता है 1 to 10 तक के लिए होता है। ये स्पेशल कंडीशन होती है क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर आने पर ये ट्रांजिशन हो जाता है, डी ब्लॉक के अंदर एंट्री करना स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो बैलेंस, अगर आपके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 0.5, 2 है तो 1, 3 है तो 0.5, ऐसे 4 है तो 0। ये हमारी पूरी शॉर्ट ट्रिक आपको दी गई है, इसको एक बार आप जरूर नोट आउट कर लें। ठीक है, 1 है तो 0.5, 2 है तो 1, 3 तो 0.5, 4 है तो 0, 5 0.5, 6 1, 7 0.5, 8 0, 9 0.5, 10 1, 11 1.5, 12 2, 13 2.5, 14 3, 15 2.5, 16 2, 17 1.5, 18 1, 19 0.5, 20 0। तो सारी ट्रिक को आप नोट कर लें। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए मान के चलिए हमने कहा कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। ठीक है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो देखो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? H में एक है, 1 + 1 = 2। तो यार टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 2। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जब 2 आ जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का? 1। आ गया होगा समझ में? चलिए और देखते हैं। मान के चलिए हमने कहा O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। ठीक है, अब O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो चलिए, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 8। दूसरे ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 17। 17 पर चेक करिए, 17 चेक करें बेटा, 17 को चेक करें। 17 पे कितना आ रहा है? 1.5। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 नेगेटिव का वो होगा 1.5। समझ में आ रहा होगा? 100% बेटा आज के टॉपिक से समझ में जरूर आएगा। O2 नेगेटिव निकाल दिया। हमने कहा Be2, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बस दिक्कत क्या है? बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो 2 + 2 = 4। क्लियर? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। 4 पर जाइए बेटा, हम लोग 4 पर अपनी सीरीज में जाएं तो देखिए 4 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब Be2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है बेटा, अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक्स आपको लेकर आऊँगा। उन ट्रिक्स में मैं आपको इनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना, ज्योमेट्रिकल शेप, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम धुआं ना मचा दे। तो आई होप आज की वीडियो से आपने ज़रूर सीखा होगा कि किस किस तरीके से हम लोग इन टॉपिकों से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लगातार इनकी प्रैक्टिस करिए जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सको। मेरी बस यही कामना है बेटा कि इंडिया का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे पढ़ने में अच्छा हो या मीडियम कैटेगरी का हो, बेटा सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, सभी बच्चों की ख्वाब पूरे हों। केमिस्ट्री की वजह से उनके जो ख्वाब हैं, उनके जो सपने हैं वो अधूरे ना रह जाएं।
कहीं केमिस्ट्री की वजह से वो कहते हैं कि केमिस्ट्री हमारी समझ में नहीं आती है, तो बेटा ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपके रसायन गुरु आपके साथ हैं, आपका चैनल आपके साथ है, फिर आपको डरने की क्या बात है। मैं हूँ ना, बस आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, फिर आप देखिए आप क्या करते हो। ओके बेटा, तो आज की वीडियो से आपने बहुत अच्छा गेन किया होगा और आशा करता हूँ बेटा आप इस वीडियो को और बच्चों को भी ज़रूर शेयर करोगे, उनको भी ज़रूर बताओगे, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये पेपर जो आगे आने वाला है अप्रैल में जेईई मेन एग्ज़ाम का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लियर कर सकें, उनका भी सपना पूरा हो। ठीक है बेटा, ओके।